नमस्ते मेरे नौनी, हेलो, स्वागत है आपका अरिहंत में। और आज हम बात करेंगे विलयन के प्रकार और उनकी सांद्रताओं के बारे में। तो विलयन के प्रकार और उनकी सांद्रताओं के बारे में पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया विलयन क्या होता है। एक्चुअली वास्तविक विलयन या विलयन एक ही चीज है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है या वास्तविक विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वास्तविक विलयन कहलाता है। अब समांगी मिश्रण मतलब क्या होता है कि जब मिश्रण के प्रत्येक भाग में अवयवी जो पदार्थ हैं उनके जो गुण और संगठन जो है वो एक समान होने चाहिए। मतलब ऐसा है जैसे कि आपने जल में नमक आपने घोल दिया, तो जल में नमक घोलने के बाद में आपने क्या बना लिया, एक समांगी मिश्रण बना लिया है। क्योंकि इस समांगी मिश्रण में या समांगी विलयन में जो है आप नमक को और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते, एक ही प्रावस्था में इन दोनों को आप देख पाएंगे, इसलिए ये क्या है, एक समांगी मिश्रण है। इसके बाद बात करते हैं, जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, और जब तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण से विलयन बनाया जाता है तो इसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, जब भी आप कोई विलयन बनाते हो ना बेटा, तो विलयन दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक तो होता है विलेय पदार्थ और एक होता है विलायक। ठीक है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह होता है विलायक, अधिक मात्रा में जो उपस्थित होता है वह होता है विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो होता है विलेय पदार्थ। अब अगर आपने एक विलेय और एक विलायक लिया तो बताइए कितने घटक हैं, यहाँ पर दो घटक है ना, तो ये दो घटकों से मिलकर के बनने वाला जो विलयन है वो द्विअंगी विलयन बनेगा। ठीक है, और दो विलेय और एक विलायक से मिलकर बनाया जाने वाला जो विलयन है वह त्रिअंगी विलयन कहलाएगा बच्चों। मतलब क्या है, अगर तीन घटकों से मिलकर के बन रहा है तो त्रिअंगी, दो घटकों से मिलकर बन रहा है तो द्विअंगी विलयन बनेगा। आगे की बात करते हैं, तो विलयनों के प्रकार की बात करेंगे। अब यहाँ पर इसको विलयनों के प्रकार के आधार पर अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर किस प्रकार से हम जो विलयन है उनको विभाजित करते हैं वह देखें आप। तनु तथा सांद्र विलयन, मतलब क्या होता है कि इकाई आयतन में, विलयन में इकाई आयतन में कितना विलेय पदार्थ जो है वो घुला हुआ है। अगर विलेय पदार्थ कम घुला हुआ है तो तनु विलयन बनेंगे, और यदि अधिक घुला हुआ है तो सांद्र विलयन बनेंगे। वह विलयन जिनके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। यानी कि विलेय की सांद्रता कम तो तनु विलयन, और विलेय की सांद्रता अगर अधिक है तो सांद्र विलयन बनता है मेरे बच्चों। संतृप्त और असंतृप्त विलयन के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि भाई स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन बनाता है। मतलब उससे ज्यादा, मतलब एक ग्लास में आपने पानी लिया, उस ग्लास में आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी, घुल गई, 2 चम्मच चीनी डाल दी, घुल गई, 3 चम्मच चीनी डाली तो वो भी घुल गई, पर जैसे ही आपने चौथी चम्मच चीनी डाली वो नहीं घुली। इसका मतलब 3 चम्मच चीनी अधिकतम संभव मात्रा है उस पानी में या उस जल में घुलने वाली, तो वह अधिकतम संभव मात्रा घोले जाने के पश्चात बनाया हुआ विलयन जो है वही क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें किसी पदार्थ की ठोस अवस्था और विलयन प्रावस्था साम्य में हो, यानी कि ठोस चीनी और चीनी का विलयन आपस में क्या हो बेटे, साम्य में हो, वो क्या कहलाती है, संतृप्त अवस्था कहलाती है। और संतृप्त अवस्था पर जो पाया जाने वाला विलयन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से अगर कम है, मतलब संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से अगर कम है तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। बेटा देखो संतृप्त नहीं हुआ ना, कैसा है, असंतृप्त है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये यहाँ पर बनता है। साधारण ताप पर ही विलेय की
और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। मतलब आपको तापमान बढ़ाना नहीं है, तापमान कैसा रखना है, आपको समान ही रखना है, जितना पहले था उतना ही रखना है। एक तरीके से आपको तापमान कैसा रखना है, स्थिर रखना है। स्थिर तापमान पर ही ये सारी बातें हो रही हैं। तो अधिकतम संभव मात्रा, विलेय की अधिकतम संभव मात्रा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। और अधिकतम संभव मात्रा से थोड़ा कम अगर विलेय पदार्थ है तो क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अब अति संतृप्त विलयन क्या होते हैं बेटा, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये विलयन साधारण ताप पर अस्थायी होते हैं, यानी कि अगर आप संतृप्त विलयन के बाद भी और विलेय की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं तो बनने वाला जो विलयन होता है वो कैसा हो जाता है, अति संतृप्त विलयन हो जाता है। ये विलयन साधारण ताप पर कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, परंतु जैसे आप ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो विलेय की जो एक्स्ट्रा मात्रा है जो घुली नहीं है वो वापस घुलने लग जाती है और ये संतृप्त विलयन में बदल जाता है। परंतु ताप बढ़ाने पर और स्थिर ताप पर तो ये कैसा होता है, या साधारण ताप पर ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। इसका उदाहरण क्या है, सोडियम थायोसल्फेट के जो क्रिस्टल हैं बेटा, उनको सावधानी के साथ गर्म करने पर यह अपने ही क्रिस्टलन जल में विलय होकर अति संतृप्त विलयन बना लेते हैं। यानी कि अगर सोडियम थायोसल्फेट की जो क्रिस्टल है, यदि उनको सावधानी के साथ में गर्म करा और गर्म करने पर क्या होता है, जो क्रिस्टलन जल इनके बीच में उपस्थित होता है, क्रिस्टलन जल जैसे सोडियम थायोसल्फेट का जो क्रिस्टल बना, उनके बीच बीच में जो अंतराकाश उपस्थित है, उन अंतराकाशों में उपस्थित जो जल है वह जल बाहर आ जाता है और विलायक का भाग बन जाता है। और विलायक का भाग बनने पर ये जो अति संतृप्त विलयन है ये आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे की बात करें तो विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर अलग अलग टाइप के विलयन होते हैं। जैसे अगर विलायक गैसीय अवस्था में है, विलायक अगर गैसीय अवस्था में है तो गैसीय विलयन बनेंगे बेटा। इसी प्रकार से यदि विलायक पदार्थ द्रव अवस्था में है तो द्रव विलयन बनेंगे, है ना। और अगर विलायक जो है वो ठोस अवस्था में है तो क्या बनेंगे, ठोस विलयन बनेंगे। तो टोटल मिला के बात यह है कि यदि विलायक अगर गैसीय अवस्था में है, गैसीय विलायक यदि आप लेते हैं तो गैसीय विलयनों का निर्माण होगा मेरे बच्चों। और अगर आपने द्रव विलायक लिया यानी कि लिक्विड सॉल्वेंट अगर आपने लिया तो द्रव विलयन बनेंगे। और यदि आपने विलायक कैसा ले लिया, ठोस विलायक ले लिया, तो विलयन कैसे बनेंगे मेरे बच्चों, ठोस विलयन बनेंगे। तो ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से परीक्षित हो जाएंगे, कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अगला भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर भी जो है हम लोगों ने विलयन को अलग अलग प्रकार से बांटा है। अलग अलग कितने, कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं बेटा, कुल 9 प्रकार के विलयन। आप एक काम करो, विलेय पदार्थ को पकड़ लो। विलेय अगर गैस है तो गैस का गैस के साथ में, गैस का द्रव के साथ में और गैस का ठोस के साथ में विलयन बनेगा, है ना। ऐसे ही द्रव पदार्थ है तो द्रव का भी गैस के साथ में, द्रव का द्रव के साथ में, द्रव का ठोस के साथ में विलयन बनेगा। उसी प्रकार से ठोस यदि आपका विलेय है तो ठोस विलेय, गैसीय विलायक, द्रव विलायक और ठोस विलायक में घुल घुल करके जो विलयन बनाएंगे उनके आधार पर उनके उदाहरण यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं कि गैस में वॉल्यू, उसका उदाहरण होता है द्रव में गैस का विलयन जल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस में गैस का विलयन पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस होती है ना। गैस में द्रव का विलयन वायु में नमी, द्रव में द्रव का विलयन अल्कोहल जल, ठोस में द्रव का विलयन जेली या गोल्ड में मरकरी, गैस में ठोस का विलयन वायु में कपूर या धुआं, द्रव में ठोस का विलयन जल में शर्करा या नमक का विलयन, और ठोस में ठोस का विलयन जो है कॉपर में जिंक, मिश्र धातु या ठोस विलयन कोई सा भी यहाँ पर हो सकता है। विलेयता की बात करें तो भैया किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा विलीन हो सकती है। यही पदार्थ की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी या विलेयता कहलाती है। अगर इसको समझना हो तो भाई किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है वही क्या कहलाती है, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। यानी कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में कितना विलेय घुल रहा है वही उसकी क्या है मेरे बच्चों, विलेयता है। आगे बात करते हैं गैसों की द्रव में विलेयता। अब गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में बात करें तो भाई विभिन्न जो गैसें हैं, गैसों की द्रव में विलेयता भी भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग गैसें अलग अलग तरीके से घुलेगी। भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुलेगी,
हाइड्रोजन जो है वो कम घुलेगी। इस प्रकार से अलग अलग गैसों की जो है जल में विलेयता अलग अलग होती है। अब इसका कारण वगैरह देखते हैं हम। भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, HCl वगैरह बहुत अच्छी तरीके से घुल जाती है। तो इस विलेयता का कारण क्या है? अवशोषण गुणांक। इस विलेयता का कारण क्या है बेटा? अवशोषण गुणांक। ये जो अवशोषण गुणांक है ये बुनसेन ने दिया था और इन्होंने क्या कहा था कि भाई निश्चित ताप और वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस के आयतन को, घुली हुई गैस के आयतन को, और कब सामान्य ताप और दाब, मानक ताप और दाब वाली जो कंडीशन है उस पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस का जो आयतन होता है वही उस गैस का क्या होता है मेरे बच्चों? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है। यानी कि क्या बोल रहा है भाई, निश्चित ताप वायुमंडलीय दाब पर STP पर गैस का वह आयतन जो एक निश्चित आयतन में घुल जाए वही क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता भी बढ़ती है। यानी कि अवशोषण गुणांक जैसे जैसे बढ़ेगा विलेयता भी वैसे वैसे बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखिए आप कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यहाँ दिए हुए हैं। जैसे हीलियम का अवशोषण गुणांक 0.009 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीलियम का अवशोषण गुणांक इतना है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर इतनी ml हीलियम जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ml जल में घुलकर संतृप्त विलयन का निर्माण करती है। और ऐसा ही HCl के लिए और ऐसा ही अमोनिया के लिए भी यहाँ पर है। गैसों की जो द्रव में विलेयता है बेटा, इसको भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें पहला कारक है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति कैसी है? मतलब विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करने वाली जो गैसें होती हैं वो विलायक में आयनित होने वाली जो गैसें होती हैं वो अधिक विलेय होती हैं। यानी कि ऐसी गैसें जो आपस में रिएक्ट करके आयन बना ले या आपस में रिएक्ट करके यौगिकों का निर्माण कर ले, ऐसी गैसें जो होती है उनकी जो घुलनशीलता होती है द्रव में वो अधिक होती है। जैसे HCl ने H2O के साथ में मिलकर के H3O+ और Cl- आयन बनाया, यानी कि HCl गैस जल में घुल करके आयनित हो गई। इसी प्रकार से अमोनिया जो है H2O के साथ में मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि किसका निर्माण किया? यौगिक का निर्माण किया। बाद में ये यौगिक भी अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा। तो इसका मतलब आयनाइजेशन भी हो रहा है और कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी कि यौगिक निर्माण भी हो रहा है और आयनीकरण भी हो रहा है। तो ऐसी गैसें जो है वो ज़्यादा घुलेंगी बेटा। इसी प्रकार से वे गैसें जो विलायक में आयनित नहीं होती, अर्थात विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं, द्रव में कम घुलनशील होती हैं और गैसों की विलेयता गैसों के अवशोषण गुणांक पर भी निर्भर करती है। तो नेचर जो है गैस का उस पर भी डिपेंड कर रही है। दूसरा, विलायक की प्रकृति पर भी डिपेंड कर रही है बेटा। देखो, विलायक अगर ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय गैसें घुलेंगी, अध्रुवीय विलायक है तो उसमें अध्रुवीय गैसों ही घुल पाएंगी। तो ये बोल रहा है विलायकों में अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है और ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होती हैं। यानी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है? समान समान को घोलता है, समान जो है वो समान को घोलता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ध्रुवीय होगा तो ध्रुवीय को ही अपने अंदर घोलेगा और अध्रुवीय विलायक होगा तो अध्रुवीय गैसों को ही अपने अंदर घुलने देगा। तापमान का प्रभाव यदि हम देखें तो देखो, तापमान में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। देखो, आप लोग घर पे कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेके आते हो तो कोल्ड ड्रिंक क्या है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब जल में क्या घुली हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है। यानी कि जल में जो गैस की विलेयता है वो तापमान पर निर्भर कर रही है। आपने ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी तो मजा आएगा, यदि वो कोल्ड ड्रिंक गर्म होगी तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें घुलित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी, उसकी जो विलेयता है वो कम हो जाएगी। तो कार्बोनेटेड वाटर पीने का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O में मिलकर के देखो क्या बनाती है? कार्बोलिक एसिड बनाती है। ये जो H2CO3 है ये एक तरह का एसिड हो जाता है और जो आप पी रहे हो वो क्या है? वो एसिड ही है। तो स्थिर ताप पर तापमान में वृद्धि करने पर गैस की विलेयता कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इसके लिए
डेल्टा एच का मान कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। और जब डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है तो लाशातेलिए के नियम के अनुसार तापमान बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी। कुछ गैसें हीलियम वगैरह ये जो है इनको जल में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम वगैरह को आप अगर घोलते हो तो इनके लिए डेल्टा एच का जो मान होता है ना बेटा वो धनात्मक होता है। धनात्मक मान का मतलब होता है कि जब आप ताप बढ़ाओगे, लाशातेलिए के अकॉर्डिंग जब आप तापमान को बढ़ाओगे तो इसकी जो घुलनशीलता है वो भी बढ़ जाएगी। इसको तापमान चाहिए और आपने इसको तापमान दे दिया, यानी कि इसकी घुलनशीलता और बढ़ जाएगी। जबकि इसको तापमान नहीं चाहिए, आपने पूछा चाहिए हीट, बोले नहीं चाहिए, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। तो अगर आप इसका तापमान बढ़ा देते हो तो इसकी घुलनशीलता जो है वो कम हो जाती है। समझ गए? अगली बात करते हैं विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। जैसे ये बिल्कुल वैसा है बेटा कि विलायक था, है ना, उसके अंदर विलेय पदार्थ जो है वो अपना स्थान बना रहे थे, क्योंकि जो द्रव के कण होते हैं वो परस्पर दूर दूर होते हैं थोड़े थोड़े, है ना, उनके बीच में अंतराकाश होते हैं। उन अंतराकाशों में जाकर के जो गैस के अणु हैं, जो कि घोली जाने वाली गैस है, उसके जो परमाणु हैं, उसके जो कण हैं, वो उनके बीच बीच में जाकर के फंस जाएंगे। तो आप इसको बोलेंगे विलेयता हो रही है। परंतु यदि ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे कण भी वहाँ उपस्थित हैं, अन्य पदार्थों की भी अगर वहाँ पर उपस्थिति है, तो बताइए जगह कम पड़ जाएगी ना। ये बिल्कुल वैसा है कि आप एक खाली बस में बैठे हैं तो आपको जगह ही जगह मिल जाएगी, परंतु बस ऑलरेडी अगर भरी हुई है तो आपको जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी तो विलेयता भी कम हो जाएगी। तो देखो, यदि विलायक में अन्य प्रकार के कार्बनिक यौगिक, विद्युत अपघट्य वगैरह उपस्थित हो तो गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाती है। दाब का प्रभाव देखो, दाब अगर बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, गैसें संपीड्य होती हैं तो वो आराम से विलायक में घुल जाती है। तो दाब बढ़ाने पर विलयशीलता भी बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर विलयशीलता बढ़ जाती है। जैसे कि इसको एक प्रयोग द्वारा आप समझो, ये एक पात्र है ना, इस पात्र में नीचे विलयन दिया हुआ, नीचे विलायक दिया हुआ है और ये गैसें हैं। इस पर जब आप थोड़ा दबाव डालोगे तो कुछ जो गैस के कण हैं वो विलायक में घुल करके विलयन का निर्माण कर ले रहे हैं। परंतु जैसे ही आप दाब को बढ़ा देते हो, W1 से इसको W1 + W2 कर देते हो, तो आप देखोगे कि अधिक मात्रा में जो गैस के अणु है वो विलयन में या विलायक में घुल पा रहे हैं और विलयन का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि टोटल मिला के बात ये हुई है कि दाब में वृद्धि करने पर गैस की विलेयता में भी वृद्धि होती है। अगली बात करते हैं हेनरी का नियम क्या बोलता है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। दाब के समानुपाती होती है गैस में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, है ना। अब घुलने वाले पदार्थ की मात्रा दाब के समानुपाती है, तो आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक लगाएंगे, के समानुपाती स्थिरांक लगाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, m = k × p। अब डाल्टन के अनुसार किसी द्रवीय विलायक में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर भी निर्भर करती है, आंशिक दाब पर निर्भर करती है एवं गैस की विलेयता को मोल भिन्न में व्यक्त करते हैं। अर्थात किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। भाई आंशिक दाब तो मोल भिन्न के समानुपाती होता है, तो आप बोल सकते हैं कि आंशिक दाब जो है वो बराबर होता है KH × x के। और KH यहाँ पर क्या है बेटा, हेनरी नियतांक है। सामान्य ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए KH का मान भी भिन्न भिन्न होगा, अर्थात KH का मान गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है बेटा। तो KH का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, P/x मोल भिन्न, गैस के मोल भिन्न और उसके दाब को जो है आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, KH की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं होती है बेटा कि दाब ज्यादा अधिक नहीं हो तब ये काम करेगा, मतलब तभी लागू होता है जब दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो और गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो। तो ये कुछ सीमाएं हैं हेनरी के नियम की। अगली बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखो आप बेटा, देखो अनुप्रयोगों में पहला ही अनुप्रयोग है कि जब आप अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं, अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर जाने पर ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में दिक्कत आती है तो हमारा जो रुधिर है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो विलयशीलता है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन की विलयशीलता
विलेयता कम होने की वजह से हमें क्या हो जाता है, एनोक्सिया हो जाता है, क्योंकि हेनरी का नियम यही बोल रहा है। ठीक है, एनोक्सिया नाम का रोग हो जाता है। ऐसे ही शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब से बंद कर देते हैं। आपने फूड फैक्ट्री वगैरह में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे आती फूड फैक्ट्री, उसमें देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स कैसे बनती है। नींबू सोडा वाली दुकान पे चले जाना, आप बढ़िया आराम से 20 रुपए का नींबू सोडा पियो, उसमें आपको पता लगेगा कि उसने पहले तो बनाया शरबत, और शरबत को बनाने के बाद में एक बोतल ली, बोतल को उसने उसके पास एक कंप्रेसर होता है, उसमें रख के वो अधिक दाब के साथ में उसको दबा देता है। इसका मतलब उसने उसके अंदर क्या मिक्स कर दी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी, तो अधिक दाब पर वो बंद हो जाता है। ऐसे ही गहरे समुद्र में जब गोताखोर जाते हैं तो दाब कैसा हो जाता है, उच्च दाब हो जाता है, और उच्च दाब पर तो गैसें जो है रुधिर में घुलने लगेंगी। तो कुछ गैसें जैसे ऑक्सीजन के साथ में ना नाइट्रोजन भी घुलने लग जाती है। अब ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी जब रुधिर में घुल जाती है तो ऑक्सीजन तो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी में काम आ जाती है, परंतु क्या नाइट्रोजन काम आएगी, नहीं आएगी। तो नाइट्रोजन बुलबुलों के रूप में हमारे रक्त में बहती रहती है। बाद में बाहर निकलने पर ये कोशिकाओं में रुकावट पैदा कर देती है, जिसे गांठें या बेंड्स कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा से विलेयता एवं गांठों को रोकने के लिए गोताखोर अब किसका इस्तेमाल करेंगे, श्वसन के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। गैस सिलेंडर जो होता है बेटा, इसमें कुछ मात्रा में हीलियम भी मिलाई जाती है। हीलियम क्यों मिलाई जाती है, जिससे कि इन गैसों की विलेयता जो है वो कम हो जाए। नाइट्रोजन की विलेयता को कम करने के लिए हीलियम गैस मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम के लिए हेनरी नियतांक का जो मान था वो बहुत कम था, है ना, अवशोषण गुणांक बहुत कम था, 0.009 हेनरी जो हीलियम के लिए था वो बहुत कम था। अब कम होने की वजह से ये हीलियम क्या करेगी, ये नाइट्रोजन की विलेयता को रुधिर में कम करेगी, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन को भी कम करेगी, परंतु नाइट्रोजन की विलेयता को कम करेगी, जिसकी वजह से हमें गांठें या बेंड्स नहीं आएंगे। तो गैस सिलेंडर में जो गैसीय मिश्रण होता है उसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.15% ऑक्सीजन होता है। आगे बात करते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। अब किसी निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की कितनी मात्रा ग्राम में घुल रही है, वही इसकी क्या है, विलेयता है। और इसमें विलेयता की जो इकाई होती है ग्राम प्रति 100 ग्राम कहलाती है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी देखो, निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ के मोलों की वह संख्या, वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल सके, वही विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठोस विलेय की विलेयता क्या कहलाती है, 1 लीटर में कितने मोल ठोस घुला हुआ है, वही उसकी क्या है बेटा, विलेयता कहलाती है। इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन भी कहा जाता है। ठोस की द्रव में विलेयता को भी प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक होते हैं। कारक देखिए कौन कौन से हैं। विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक, प्रत्येक ठोस को प्रत्येक विलायक में नहीं घोला जा सकता है। क्यों नहीं घोला जा सकता है, क्योंकि समान को घोलता है। बोलो, यही बात मैंने द्रवों के लिए भी लिखी थी, द्रव में गैस की विलेयता के लिए भी लिखी थी, यही बात यहाँ पर भी लागू होगी। क्या कि भाई ध्रुवीय विलायक जो होगा उसमें ध्रुवीय पदार्थ घुलेंगे, अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय पदार्थ ही घोले जाएंगे, इसलिए समान को घोलता है। ताप का प्रभाव देखो, ताप का प्रभाव यानी कि ठोस की विलेयता तो बढ़ती है भाई, ताप में वृद्धि से ठोस की विलेयता बढ़ जाती है। यानी कि जब आप किसी ठोस पदार्थ को द्रव में विलेय करते हैं तो यह एक कैसा प्रक्रम है जिसके लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक प्राप्त होता है, यानी कि ये कैसा प्रक्रम है, एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है बेटा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। और ऊष्मा शोषी प्रक्रम को यदि आप तापमान देते हैं, कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। इस ऊष्मा शोषी प्रक्रम को यदि आप तापमान बढ़ा देते हैं तो तापमान बढ़ने से इसकी जो विलेयता है बेटा वो भी बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ गई। ठीक है, इसी प्रकार NaNO3 NaCl ये सब जो है विलेय पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि विलायक में घुलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो लाशा-तेलिय के नियम के अनुसार जो साम्य है वो अग्र दिशा में प्रेषित हो जाता है। विलयन की सांद्रता में विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा
विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन के प्रति इकाई आयतन। अब वो इकाई आयतन लीटर में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को 3 प्रमुख विधियों से आपने बांट दिया गया है कि सांद्रता प्रतिशत के पदों में भी प्राप्त की जा सकती है, भार बटे आयतन या ग्राम प्रति लीटर के भी रूप में प्राप्त की जा सकती है, भार तथा भार या आयतन तथा आयतन के भी रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है। प्रतिशत के पदों में देखेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। भार आयतन के पदों में देखें तो मोलरता, जिसको आप कैपिटल M से डिनोट करते हो, नॉर्मलता को कैपिटल N से डिनोट करते हो, फॉर्मलता को कैपिटल F से डिनोट करते हो। भार के पदों में देखें तो मोललता, जिसको आप स्मॉल m, देखो इसमें अंतर है, ये र है और ये ल है, ये मोलरता है और ये मोललता है, दोनों में अंतर है बेटा। और ये मोल भिन्न, जिसको आप x से डिनोट करते हैं। प्रतिशत, अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रतिशत सांद्रता है परसेंटेज कंसंट्रेशन। अब आप जब भी किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, मान लीजिए कि आपने 12th क्लास का एग्जाम दिया और आपके 100 में से 100 नंबर आ गए, तो इसका मतलब आपकी कितनी प्रतिशत बनी? आए कितने नंबर आए? 100 नंबर आए। कितने में से आए? 100 में से आए। और प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हो? 100 से गुणा भी कर देते हो। तो बताओ कितनी प्रतिशत बन गई आपकी? 100% बन गई कि नहीं बन गई? बोलो, समझ गए? अरे समझ गए ना मेरे लाल? तो 100% बनाने का मतलब है कि 100 का भाग दोगे 100 से और उसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे किससे? 100 से। तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रतिशत मिल जाएगा। तो विलेय पदार्थ की, तो आप इसको इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो उसे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और फॉर्मूला जो है ये रहा, भार का, पदार्थ का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अगर ये किलोग्राम में तो इसको भी किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात करें भार आयतन प्रतिशत की। भार आयतन प्रतिशत मतलब विलेय पदार्थ की तो ग्राम में मात्रा और 100 ml विलयन, इसका तो आयतन लेना है और उसका क्या लेना है? भार लेना है। तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा? भार आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में और विलयन का आयतन, ठीक है, इंटू 100। विलयन का आयतन किसमें? ml में, मिलीलीटर्स में। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विलयन बनते हैं उनका ये क्या है? उसकी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, अगर आपको कोई बोल दे कि भाई 10% भार आयतन का मतलब क्या होता है? कि भाई 10 ग्राम विलेय है जो 100 ml विलयन में घुला हुआ है ना। अगर आपको कोई बोल दे 98% H2SO4 का जलीय विलयन, इसका क्या मतलब है? तो आप बता सकते हैं आराम से कि भाई 98 ग्राम H2SO4 घुलित है कितने ml में? 100 ml जल में। बोलिए, बात समझ में आ गई ना? आप लोग जब कफ सिरप वगैरह पीते हैं तो उसकी जो बॉटल होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 7.8% वेट बाय वेट, 7.8% वेट बाय वॉल्यूम, 10% वेट बाय वॉल्यूम, 20% वेट बाय वॉल्यूम, है ना, इस तरीके से। तो इसका मतलब यही होता है बेटा। आयतन प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो वही विलेय पदार्थ का आयतन भी मिलीलीटर्स में, विलयन का आयतन भी मिलीलीटर्स में इंटू 100, यानी कि वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो, किसकी? विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो, वही क्या कहलाती है? इसका परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। अतः 3% वॉल्यूम परसेंटेज का अर्थ है 3 ml विलेय जो है वो 100 ml विलयन में घुला हुआ है। अंश प्रति मिलियन, अंश प्रति मिलियन का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है कि बेटा किसी विलयन के 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁶, यानी कि 10 लाख ग्राम में कितना विलेय उपस्थित है। तो विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 10⁶। जैसे प्रतिशत के लिए आप 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे यहाँ पर 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता मिल जाएगी। और अगली है पार्ट्स पर बिलियन में, तो बिलियन कितना होता है? 10⁹
ठीक है, तो आप जो है इसको 10 की घात 9 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जिस प्रकार से प्रतिशत संगठन मिला था, जिस प्रकार से पार्ट्स पर मिलियन मिला था, उस प्रकार से पार्ट्स पर बिलियन भी मिल जाएगा। तो विलय के अंशों की वह मात्रा जो विलयन के 1 बिलियन में उपस्थित होती है। तो विलय अंशों का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 10 की घात 9। आगे बात करते हैं छठे नंबर का मतलब है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। छठे नंबर की जो सांद्रता है वो कौन सी है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मतलब है कि आप शक्ति निकाल रहे हो कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली हुई हो उसे उस विलयन की शक्ति कहते हैं। शक्ति के रूप में विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर या ग्राम डेसीमीटर क्यूब द्वारा व्यक्त की जाती है। ऐसा क्यों है? लीटर मतलब 1 लीटर का मतलब है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा शक्ति का विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ये तो होगा ग्राम में और ये होगा लीटर्स में। तो ये क्या निकाली आपने? किसी भी विलयन की शक्ति निकाली है। आगे बात करते हैं नॉर्मलता की। नॉर्मलता की बात करेंगे तो देखो, नॉर्मलता का मतलब होता है विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? ग्राम में तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को यदि आप ग्राम में लिख देते हैं तो ग्राम तुल्यांक कहलाते हैं। तो 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित है विलय के, वही क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। और इसकी इकाई जो होती है वो क्या होगी? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब देखो, नॉर्मलता को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, N से व्यक्त करते हैं। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन इंटू 1000। अगर ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 लगाएंगे। विलय का भार बटे विलय का ग्राम तुल्यांक इंटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन इकाई में लीटर में। इस तरीके से जो है फॉर्मूला लगा करके आप नॉर्मलता को पता लगा सकते हैं। या नॉर्मलता क्या होती है? विलय का प्रतिशत बटे विलय की ग्राम तुल्यांक भार ऊपर इंटू 10। तो नॉर्मलता ताप के साथ में परिवर्तित होती है। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे, वॉल्यूम जो है, बताओ, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो सांद्रता जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि नॉर्मलता जो है वो भी कम हो जाएगी। मोलरता की बात कर लेते हैं। तो किसी विलयन की मोलरता विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है मेरे बच्चों, कि भाई कितने मोल, विलय के कितने मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, वही क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। जैसे कि मोलरता का फॉर्मूला देखो, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, अब विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन है, तो प्रति लीटर विलयन में विलय का भार बटे विलय का अणुभार। इस तरीके से जो है आप N निकाल सकते हो, है ना। तो M को इस तरीके से भी लिख सकते हो, भाई विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलयन का ml में आयतन। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे। तो मोलरता की जो इकाई होगी वो होगी मोल प्रति लीटर या मोल प्रति डेसीमीटर का क्यूब। बोलिए, होगी ना, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब तापमान में वृद्धि के साथ साथ मोलरता भी घटती है। ऐसा क्यों होता है? इधर देखो कि भाई जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो बताओ वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना। अरे वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये देखो विलय का देखो विलयन का आयतन अपॉन में है ना बेटा, अपॉन में है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे जो मोलरता है वो कम हो जाएगी। तो तापमान बढ़ाने पर विलयन का जो आयतन है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से मोलरता या कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, घटती है। और मोलरता को प्रदर्शित करने वाले अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, वो देखिए आप। विलय की प्रतिशतता इंटू 10 बटे विलय का अणुभार, या फिर विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे विलय का अणुभार। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू विलयन का विशिष्ट गुरुत्व या विलय इंटू विलय का प्रतिशत भार बटे विलय का अणुभार। आप किसी भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आराम से मोलरता निकाल सकते हो। अब मोलरता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। कौन से? कि भाई यदि विलयन की मोलरता और आयतन M1V1 से बढ़कर M2V2 में परिवर्तित हो जाए तो फिर M1V1 बराबर M2V2 समीकरण का आप इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो संतुलित रासायनिक समीकरण में यदि एक अभिकारक N1 मोल दूसरे अभिकारक के N2 मोल से क्रिया करते हैं तब M1V1 अपॉन N1 बराबर N2V2 अपॉन N2 सूत्र का उपयोग आप करेंगे।
मोलरता तथा नॉर्मलता में क्या संबंध है? तो विलयन की नॉर्मलता क्या होती है बेटा? मोलरता इंटू आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। अम्ल या क्षार के लिए अगर आप देखेंगे तो आणविक द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्षारकता या अम्लीयता होती है। तो इसलिए अम्ल की नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्षारकता या क्षार की नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू अम्लीयता होगी। टोटल मिला के बात यह है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एक्स फैक्टर होगी। एक्स फैक्टर का मतलब यही है क्या कि अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता। ठीक है, अम्ल और क्षार के लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, लवणों के लिए अगर बात करें, लवणों में अगर हम बात करें तो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, इन दोनों में से कुछ एक आप ले सकते हो अगर लवण की बात यहां पर होती है तो लवणों में कुल धनावेश या कुल ऋणावेश ही आपका एक्स फैक्टर होता है। तो नॉर्मलता और मोलरता में यह संबंध होता है मेरे बच्चों। ठीक है, अगली बात करते हैं फॉर्मलता की। तो फॉर्मलता विलयन के प्रति लीटर में, देखो विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित आयनिक विलय के सूत्र भारों की संख्या, सूत्र भारों की संख्या जो है उसको F से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मलता का जो उपयोग है वो भी इस तरीके से किया जाता है। इसका फॉर्मूला देखेंगे आप कि फॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। अब ग्राम सूत्र भारों की संख्या नहीं दी हुई है तो आयनिक विलय का भार बटे विलय का ग्राम सूत्र भार इंटू विलयन का आयतन, इस तरीके से भी आप फॉर्मलता को निकाल सकते हैं। फॉर्मलता भी ताप के साथ साथ परिवर्तित होती है, देखो क्योंकि अपॉन में क्या लिखा हुआ है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन जैसे जैसे बढ़ेगा सांद्रता में कमी आएगी, तो तापमान बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है और सांद्रता कम हो जाती है, यानी कि फॉर्मलता कम हो जाती है। अब भार भार संबंध की बात करें तो इसमें विलय तथा विलायक दोनों के भार प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि भार भार संबंध में तो क्या हो रहा है, विलय भी भार में लिया जाएगा और विलायक भी भार में लिया जाएगा, परंतु भार आयतन संबंध में क्या हो रहा था, भार को विलय को भार में लिया जा रहा था और जो विलयन है उसका आयतन लिया जा रहा था। यहाँ पर क्या लेंगे, या तो दोनों का ही भार लेंगे या दोनों का ही वॉल्यूम लेंगे। तो मोललता इस टाइप की कंसंट्रेशन को निकालने के काम आती है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम या प्रति लीटर या प्रति किलोग्राम, अब की बार लीटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किलोग्राम बोलेंगे। तो विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। देखो अपन ने भी पढ़ी थी मोलरता। मोलरता में क्या था, विलय के मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित थे, है ना। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि विलय के मोल 1 किलोग्राम में उपस्थित है, तो किलोग्राम में है तो फिर भार भार संबंध हो जाएगा। भार भार संबंध का मतलब है मोललता आप निकालेंगे। तो फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार इंटू 1000। अगर ग्राम में है तो 1000 से जो है आप भाग दे करके इसको लीटर में परिवर्तित कर सकते हो। तो अगर मोलों की संख्या नहीं दी हुई है तो द्रव्यमान बटे अणुभार कर देंगे, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार, मोलों की संख्या हो जाएगी, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। अब बात करते हैं मोल प्रभाज की। तो एक विलयन में किसी घटक विशेष का जो मोल प्रभाज होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित घटकों की कुल संख्या होती है। मतलब जिस घटक का आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल्स बटे कुल मोल आप ले लेंगे तो मोल प्रभाज मिल जाएगा। जैसे विलय का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो विलय को हम x1 लिख देते हैं और विलायक को हम x2 लिख देते हैं। तो x1 यदि आपको निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये n1 है बेटा। विलायक का मोल प्रभाज अगर निकालना है तो x2 निकालोगे, तो विलायक के मोलों की संख्या लेकर के विलय के मोल की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या यानी कि कुल मोलों की संख्या आप रख देंगे। अब जब आप मोल प्रभाज निकालोगे ना बेटा तो विलय के मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज जो है वो बराबर आता है 1 के। इसका मतलब जो है विलय के मोल प्रभाज निकालो चाहे विलयन के मोल प्रभाज निकालो, विलायक के निकालो चाहे विलय के निकालो, हमेशा उसका जो मान होगा वो 1 से कम ही आएगा। तो अब अगली बात करते हैं हम वाष्प दाब की। तो वाष्प दाब क्या होता है कि भाई बंद पात्र में रखे द्रव, किसी स्थिर ताप पर किसी द्रव को बंद पात्र में रखने पर द्रव की सतह से अधिक गतिज ऊर्जा वाले
जो अणु है वो वाष्पित हो जाते हैं और ऊपर उपलब्ध स्थान में एकत्रित हो जाते हैं, जिसको क्या कहोगे आप, वाष्पन कहेंगे। साथ ही ऊपर टकराने के बाद वो नीचे भी आ जाते हैं, टकरा करके पुनः द्रव अवस्था में आते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक पात्र में आपने क्या ले लिया, एक द्रव ले लिया, इसको लगा दिया आपने, ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद में इसको जब आप तापमान देते हैं तो क्या होता है, द्रवों के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ के कुछ कण यहाँ चले जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और संघनन के पश्चात वाष्पित जो कण हैं वो वापस द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। बोलिए, कहते हैं ना। अब इसका वाष्प दाब से क्या संबंध है, तो देखो वाष्पन और द्रवन जो है आपस में यदि साम्य अवस्था में होते हैं तो इसका मतलब जो है आपके जो द्रव है उसके ऊपर क्या लग रहा है, वाष्प दाब लग रहा है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं आपको समझ में आई, वाष्पन की प्रक्रिया और संघनन की प्रक्रिया दोनों विरोधी होती हैं, ठीक है। देखो जैसे द्रव के कण वाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं तो ये वाष्पन कहलाएगा, वाष्प के कण द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं तो ये संघनन कहलाएगा। अब जब वाष्पन की दर और संघनन की दर जो है जिस पॉइंट पर समान हो जाती है वह अवस्था क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। दाब को वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, द्रव की प्रकृति, द्रव जिसमें अंतराकाशीय बल दुर्बल होते हैं इनका वाष्प दाब अधिक होता है, क्योंकि दुर्बल, देखो ऐसे द्रव जिनके बीच में अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो जरा सी ऊर्जा देने पर ही वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो द्रव की प्रकृति में क्या, अंतराकाशीय जो आकर्षण बल है वो यदि दुर्बल है तो दुर्बल प्रकृति के अगर है तो उनका वाष्पन अधिक हो वाष्प दाब जो है वो भी अधिक होगा। वाष्पन अधिक होगा तो वाष्प दाब भी अधिक लगेगा। वाष्प दाब क्या है, किसी द्रव की सतह पर उसकी गैस के द्वारा लगाए हुए या उसकी वाष्प के द्वारा लगाया हुआ जो दाब है वही क्या होता है, वाष्प दाब होता है। तो आसानी से वाष्प में परिवर्तित होएगा तो जल्दी से वाष्प दाब लगाने लगेगा। तापमान का प्रभाव अगर आप देखें तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने पर, जिससे अधिक से अधिक अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब जो है वो बढ़ जाएगा। और किसी द्रव के तापों को T1 से T2 पर वाष्प में परिवर्तित करना हो तो भैया इस पर T1 ताप पर P1 वाष्प बनेगी और T2 ताप पर P2 वाष्प बनेगी। तो इसके बीच में यदि संबंध आपको निकालना है तो log P2 अपॉन P1 बराबर डेल्टा H वाष्पन की ऊर्जा अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इस सूत्र की सहायता से जो है आप इनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। R यहाँ पर गैस नियतांक है, डेल्टा H वाष्पन जो है वो वाष्पन की ऊष्मा है बच्चों। द्रव विलयनों का विलयनों का वाष्प दाब। अब द्रव विलयनों का जो वाष्प दाब होता है तो किसी एक पात्र में दो वाष्पशील द्रव आपने लिए हैं, दोनों वाष्पशील द्रव हैं, तो बताओ दोनों का ही तापमान बढ़ाने पर जो है दोनों की वाष्प बढ़ेगी। तो आपने मान लीजिए दो घटक लिए, घटक ए लिया और घटक बी लिया, दोनों का ही जो आंशिक दाब था वो क्रमशः पीए था और पीबी था। तो विलयन का कुल दाब अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों का जो योग होगा वही विलयन का जो है कुल वाष्प दाब होगा। तो राउल्ट ने ऐसे विलयनों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था। वो नियम क्या था, राउल्ट का नियम। इसने क्या कहा, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि ये जो है इसकी मोल भिन्न के समानुपाती है। ऐसे ही पीबी भी जो है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती है। और मोल भिन्न क्या होती है, इसके मोल बटे टोटल मोल। मोल भिन्न क्या होती है, इसके मोल बटे टोटल मोल। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार, XA जो है इस प्रकार से ये हटाओगे तो आप इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब लिखेंगे, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब लिखेंगे तो पीबी के लिए भी ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आएगा। बाद में जब टोटल पी निकालेंगे, आप कुल दाब निकालेंगे तो पीए प्लस पीबी निकाल करके इस प्रकार से इसको ले लेंगे। अब आप जानते हैं कि XA और XB का मान हमेशा 1 होता है, तो XA को 1 माइनस XB लिख करके हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमें एक ग्राफ मिलेगा जिसको आप PA की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, PB की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। एक सीधी रेखा एक यहाँ पर आएगी और यहाँ पर वो PA प्लस PB के बराबर आ जाएगा। तो कुल दाब व विलयन में उपस्थित मोल भिन्न में अगर आलेख बनाया जाए तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त आपको होती है राउल के नियम के अनुसार। अब समीकरण से क्या क्या ज्ञात होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अवयवी कण मोल भिन्न से संबंधित होते हैं, वाष्प दाब B के मोल भिन्न के साथ रेखीय रूप में परिवर्तित होते हैं। ऐसे ही PA0 जो है और अधिकतम और विलयन के वाष्प दाब का न्यूनतम मान
P A नॉट है और अधिकतम मान P B नॉट होता है, अर्थात अवयवी A अवयव 2 की तुलना में कम वाष्पशील, अरे जिसका ग्राफ ऊपर आएगा वो अधिक वाष्पशील होगा, है ना। राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं भी है बेटा, ये केवल अति तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है। दूसरी बात, अवाष्पशील विलयों से युक्त विलयों के लिए लागू होता है। यदि विलय वाष्पशील है तो यह वाष्प दाब को विलयन के वाष्प दाब से अधिक कर देगा, अतः यह वाष्प के अवनमन में विचलन उत्पन्न कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विलयनों के लिए, ऐसे विलयनों के लिए लागू नहीं होता जो विशेष विलयन में वियोजित या संगुणित हो जाते हैं। उस स्थिति में अणु वियोजित हो, अगर अणु वियोजित हो गया है या संगुणित हो गया है तो भी राउल्ट का नियम जो है वो काम में नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयनों की। आदर्श विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जो सांद्रता, ताप की विस्तृत परस्पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब आदर्श विलयन मतलब अन्योन्य क्रिया, मतलब आदर्श विलयन की कुछ कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा कि जो आदर्श विलयनों में विलय के बीच में, विलायक के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है उतनी ही अन्योन्य क्रिया जो है विलय और विलायक के बीच में भी होनी चाहिए। दूसरा, दोनों की संरचना समान होनी चाहिए, दोनों के अणुओं का आकार लगभग समान होना चाहिए, अंतराकाशीय बल जो है वो भी बराबर होने चाहिए। अब आदर्श विलयनों के उदाहरणों की बात करते हैं तो आदर्श विलयन के उदाहरण है बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण, एन हेक्सेन एन हेप्टेन का मिश्रण, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण, SiCl व CCl4 का मिश्रण। अब आदर्श विलयन के जो प्रमुख लक्षण है वो कौन कौन से हैं कि भाई ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दूसरा, डेल्टा H जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, उसका मान जो होता है 0 होता है। तो आदर्श विलयन में के बनने में न तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो और ना ही जो है ऊर्जा जो है वो अवशोषित हो, यानी कि डेल्टा H जो है वो परिवर्तित होने वाली जो ऊष्मा है वो कैसी हो? 0 हो। ऐसे ही डेल्टा V का मान भी 0 हो, यानी कि घटक जो आपने मिला करके मिश्रण बनाया है उन घटकों के आयतनों का जो योग है वो भी कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो मिश्रण के विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए, यानी कि घटकों के आयतन का योग जो है मिश्रण के विलयन के आयतन के बराबर होता है। यदि विलयन के अवयव A और B हैं, अब A और B है तो भाई A के बीच में जितना भी अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, B के बीच में जितना भी अंतराण्विक आकर्षण बल है उतना ही अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो इस A और इस B के बीच में होना चाहिए। तो ये बात बोल रहा है क्या कि यदि विलयन के अवयव A व B हैं तो इनमें AA व BB के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल AB के समान होना चाहिए, अर्थात इनके लिए डेल्टा S का मान जो है वो 0 से अधिक प्राप्त होना चाहिए, यानी कि डेल्टा S की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा? धनात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अब बात करते हैं अनादर्श विलयन की। तो अनादर्श विलयन कौन होंगे? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, जिनके लिए PA जो है वो बराबर नहीं होगा PA नॉट X A के, और PB जो है वो बराबर नहीं होगा PA नॉट और X B के। डेल्टा H का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, डेल्टा V का मान भी 0 के बराबर नहीं होगा, और A B के बीच में आकर्षण जो है वो AA के आकर्षण और BB के आकर्षण के बराबर नहीं होगा। यानी कि राउल्ट के नियम के अनुसार ये सारी चीजें यहाँ पर लागू अगर नहीं होती हैं तो अनादर्श विलयन बनते हैं। अब अनादर्श विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाते हैं तो हर चीज बढ़ी हुई आएगी, देखो ये भी बढ़ा हुआ आएगा, ये भी बढ़ा हुआ आएगा, तो बताओ मिश्रण का जो दाब होगा वो भी बढ़ा हुआ आएगा, डेल्टा H का मान भी बढ़ा हुआ आएगा और डेल्टा V का मान भी बढ़ा हुआ होगा। बढ़ा हुआ है इसका मतलब जो नए बंध जो बने हैं उनकी वजह से आयतन बढ़ गया है, यानी कि अन्योन्य क्रिया जो A के बीच में और B के बीच में थी उससे कम आकर्षण जो है A और B के बीच में होगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देख लीजिए आप। और धनात्मक विचलन दर्शा रहा है ना, तो सीधी रेखा प्राप्त ना होकर के थोड़ी उठी हुई रेखाएं प्राप्त आपको होंगी। तो इस प्रकार से अनादर्श विलयनों का धनात्मक ग्राफीय निरूपण किया जाता है। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन या ऋणात्मक विचलन वालों के लिए सब चीजें कम हो जाएंगी। देखो PA नॉट का मान, PB नॉट का मान कम हो जाएगा, तो कुल वाष्प दाब का मान भी जो है वो कम हो जाएगा, डेल्टा H का मान भी कम हो जाएगा, अर्थात बनने वाले जो शक्तिशाली बंध हैं वो बनने वाले जो नए बंध हैं वो कैसे हैं? शक्तिशाली हैं, और जिसकी वजह से वॉल्यूम भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और इसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, HCl और H2O का मिश्रण और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। अधिक मजबूती से बंध बना हुआ होता है तो इनके बीच में अंतराणु का जो आकर्षण बल है वो भी अधिक होंगे। अब ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन वालों के लिए तो ग्राफ जो है बढ़ा हुआ आया था, ऋणात्मक विचलन वालों के लिए ग्राफ जो है वो
नीचे की तरफ आएगा, झूलता हुआ ग्राफ आएगा। अब बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की या स्थिर क्वाथी मिश्रणों की। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं बेटा? जब आप कोई दो घटक है ना, दो द्रवों के वे मिश्रण जिनका क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना परिवर्तन के वाष्पित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ये अनादर्श विलयनों द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है, आपने लिया जल और आपने लिया अल्कोहल, ठीक है। जल और अल्कोहल को आप अगर देखें तो जल का जो वाष्प दाब होता है वो होता है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और मान लीजिए अल्कोहल की जगह पे आपने कोई सा भी दूसरा आपने कुछ भी रख लिया, कोई दूसरा द्रव रख लिया, द्रव X रख लिया, मान लीजिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इन दोनों को ही एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यदि इन दोनों का ही जो मिश्रण है वो 98 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 42 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर दे और इसकी वाष्प में भी यही, जैसे मान लीजिए 3:1 का ही रेशो हो, 3:1 में अगर आपने इनको मिलाया है तो 3:1 का ही जो है वाष्प आपको मिले, तो ऐसे जो विलयन बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण दो तरह के होते हैं कि भाई या तो इन दोनों का जो तापमान है, इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को निश्चित मात्रा में मिलाने पर, दो विभिन्न बॉइलिंग पॉइंट वाले द्रवों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर यदि उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का घट जाता है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या निम्नतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। और अगर मिलाए जाने वाले मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों से ही ज्यादा हो जाए, मान लीजिए कि 150 डिग्री हो जाए, जो कि इससे भी ज्यादा है, तो उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएंगे। तो दो द्रवों के ऐसे मिश्रण जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से उच्च हों, ये ऋणात्मक विचलन वाले जो है अनादर्श विलयन वो बनाते हैं। जैसे HNO3 का 68% और जल का 32% का मिश्रण जो है वो इस तरह के क्या मिश्रण का निर्माण करता है, इस तरह के स्थिर क्वाथी मिश्रण का निर्माण करता है। एक होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब है दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांकों से निम्न क्वथनांक वाला यदि मिश्रण बने तो ये न्यूनतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। और ये धनात्मक विचलन करने वाले जो अनादर्श विलयन होते हैं वो बनाते हैं, जैसे कि इथेनॉल का 95.5%, जल का 4.5% जो मिश्रण है वह एक निम्न या न्यूनतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है, जिसका जो क्वथनांक होता है वो इन दोनों के ही क्वथनांकों से कम प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही।